नमस्कार। अगेन आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। और आज हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। समकालीन का मतलब होता है आज के विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, यानी आज अमेरिका कहाँ तक हम पे हुक्म कर रहा है, कहाँ तक उसका वर्चस्व है। बेसिकली हुक्म तो खैर नहीं कर रहा है। तो ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमने देखा था कि कोल्ड वॉर चल रहा था, दो शक्तियाँ थी, इनमें से एक का बेटा 1991 के अंदर हो गया और अल्टीमेटली अमेरिका ही एक बड़ी शक्ति बनी, एक बड़ी शक्ति बनकर उभरी। तो हमने देखा कि शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, बड़ी ताकत बनकर उभरा और दुनिया में कोई भी उसकी टक्कर का प्रतिद्वंदी नहीं रहा। यानी अब अमेरिका के बराबर का कोई नहीं है, सबसे बड़ा अमेरिका है। इस अध्याय में हम अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति, विस्तार और सीमाओं को समझेंगे। प्रकृति मतलब किस तरीके का उसका प्रभुत्व है, कहाँ तक उसका विस्तार है और कहाँ तक उसकी सीमाएं हैं। इसको जानने के लिए हमारे पास ना एक बहुत छोटी सी, बहुत स्मॉल, बहुत अच्छी सी स्टोरी दी गई है यहाँ पे, है ना। तो एक आयशा नाम की एक लड़की है। वो आयशा क्या करती है कि उसका एक सपना होता है, ठीक है, किसी विश्वविद्यालय में वो पढ़ाई करूँगी और फिर एक डॉक्टर बनूंगी। अब 2003 में एक हमला होता है और उसकी एक टांग चली जाती है। अब उसकी डॉक्टर बनने का जो सपना है या उसके विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना है वो खत्म हो गया है, वो नहीं रहा। दूसरा एक लड़का है डर्बन। वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार है और उसके लेकिन और वो अपना स्टूडियो खोलना चाहता है। तो वो अपना स्टूडियो खोलना चाहता है, लेकिन उसके पिताजी चाहते हैं कि वो एमबीए की पढ़ाई करे और व्यवसाय को संभाले। तो ये हमारी दूसरी स्टोरी है ना। और हमारी सबसे बड़ी इसके अंदर जो है तीसरी स्टोरी ये है कि आंद्रे की माँ, एक आंद्रे नाम का लड़का है, ठीक है। उसके अपनी माँ से बहस होती है कि वो ऐसे विषय को नहीं पढ़ना चाहेंगे जिससे जैसे जो कि उसकी मातृभाषा ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए, है ना। तो मान लीजिए इंडिया वालों को इंग्लिश क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो ये है तीसरी कहानी। इसका सीधा संबंध ये है दोस्तों कि ये जो हमारा पहला उदाहरण है यह है शक्ति का, कि अमेरिका के पास शक्ति बहुत ज़्यादा है। शक्ति मतलब हथियारों में, चीज़ों में। तो वो एक देश पे हमला कर देता है और वहाँ पे जो लोगों के सपने होते हैं वो टूट जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। तो ये ऐसा है जो जो डॉक्टरी पढ़ाई करना चाहती थी, अब उसके देश पे हमला हो गया, ना उसकी टांग बची ना वहाँ विश्वविद्यालय बचे, तो अब वो पढ़ाई नहीं कर पाएगी। दूसरा डरबन है, वो एक कलाकार बनना चाहता है, लेकिन पिताजी क्यों चाहते हैं एमबीए कराना, क्योंकि एमबीए के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है ना। तो एमबीए जो है एक डिग्री है जो कि अमेरिका से प्रेरित है, जहाँ पे बिजनेस सिखाया जाता है। तो ये अमेरिका का बिजनेस मॉडल है, समझ रहे हैं। ये अमेरिका का बिजनेस मॉडल है जहाँ पे एमबीए करा के एक आदमी को कामयाब किया जा सकता है। और दूसरा सबसे लास्ट जो हमारा ऑप्शन है वो ये है कि आप हिंदी में ही क्यों नहीं कामयाब हो सकते। हम हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं हो सकते, जस्ट बिकॉज कि आपको इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा पे भी अमेरिका का दबाव है, अमेरिका का वर्चस्व है एक तरीके से। मतलब अंग्रेजों का है या फिर बाहर के विश्व का है जो आपको पैसे देते हैं, ठीक है। यार आप हिंदी में भी कामयाब हो सकते हो, ये नहीं कह रहा, बट द थिंग इज कि हिंदी में कामयाब होगे कैसे, क्योंकि आपको जो अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वो तो मिलेगी बाहर की कंपनियों से। वो सारी की सारी कंपनी जो होगी वो फॉरेन कंपनी होगी। अब आपको जॉब करनी है फॉरेन कंपनी के अंदर, आपको पैसे लेने हैं फॉरेन कंपनी के अंदर से, है ना। तो पैसे जब आप फॉरेन कंपनी से लेंगे तो आपको उस उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी, यानी आप उनकी भाषा सीखेंगे, वो आपकी भाषा नहीं सीखेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो कि अमेरिका के वर्चस्व को दिखाती है कि अमेरिका का वर्चस्व किस तरीके से रहता है। और तीनों ही अलग अलग देश के हैं। आप यहाँ पे अगर चेक करें तो जो हमारा लाइक आंद्रेई है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहता है, जो हमारी आयशा है वो इराक के अंदर रहती है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसे आप समझ पा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा सा, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। दूसरा, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो दो महाशक्तियों में से एक एकदम खत्म हो जाती है और उसका वजूद भी नहीं रहता है, और दूसरी जो है ताकत बढ़ा लेती है और कायम रहती है ना। तो ये है बेसिकली। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि बहुत दिन बाद जाके ये बात साफ हुई कि दुनिया वर्चस्व के दौर में जा रही है। यानी अब किसी एक शक्ति का वर्चस्व चलेगा, किसी एक की बातें चलेगी, किसी एक का ही चलेगा, मतलब बेसिकली। और 1990 के अंदर इराक में कुवैत पे हमला किया, ठीक है, और उस पर कब्जा जमा लिया। अब
इराक को समझाने की कोशिश करी गई। एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। सारी की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो संयुक्त राष्ट्र ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग का अनुमति दे दिया। अब संयुक्त राष्ट्र जो हम पिछले चैप्टर में बात कर रहे थे, एक ऐसी संस्था है, वैश्विक संस्था, जो अब कह रही है कि यार ये काम करो, बल प्रयोग करो, इराक को भगा दो कुवैत से। शीत युद्ध के टाइम पे संयुक्त राष्ट्र ज्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेता था, मतलब नहीं बोलता था, और अब संयुक्त राष्ट्र बोलने लग गया। इसका मतलब ये एक नाटकीय, मतलब ये तो एक खैर किताबी भाषा है, एक नाटकीय फैसला इसलिए है कि यार मैं पहले नहीं बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि मेरे पास कोई बराबरी करने वाला है, कोई इराक की साइड लेने वाला है। अब इराक की साइड लेने वाला नहीं बचा तो मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं यार, इसे खत्म कर दो। सॉरी। और इस तरीके से 34 देशों की मिलीजुली सरकार, इतने लोग मिलकर और इराक के ऊपर हमला किया और उसे परास्त कर दिया। इसे कहते हैं प्रथम खाड़ी का युद्ध, और इसे ही नाम दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। मतलब समझ रहे हैं, अब अमेरिका ने चाहा उसे मुक्त कराना तो करा दिया बस। और इसलिए कराया, किस लिए कराया, थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि क्यों इराक के ऊपर हमला किया गया, क्यों कुवैत को मुक्त कराया गया। प्रथम खाड़ी मैं बता दूंगा इसे बाद में, ठीक है, बट अभी बाद में। प्रथम खाड़ी के युद्ध से ये बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे हैं, और अमेरिका प्रौद्योगिकी के मामले में उनसे बहुत आगे निकल गया है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, लाइक वीडियो गेम का कवरेज है, इंटरनेट का कवरेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक हथियारों की बात नहीं है, ये एजुकेशन की बात है, ये आपके इंडस्ट्रीज की बात है, ये आपके सभी चीज़ों की बात है। और ये बात भी है कि लाइक इराक पे हमला करके अमेरिका ने मुनाफा कमाया। कैसे? क्योंकि उसको बाकी देशों ने पैसा दिया। ठीक है, तो अब वो सारी चीज़ें ही कर रहा है। और प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बाद जॉर्ज बुश जो है 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन से चुनाव हार गए। ठीक है, क्योंकि क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति को चुनाव प्रचार का निशाना बनाया। अब उन्होंने कहा कि विदेश में ठीक है, क्यों ही लड़ाई करना, हम अपने देश पे ध्यान देंगे, और उन्होंने इस तरीके से किया। लेकिन फिर भी अमेरिका जब तक फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार देखा, मतलब अब एक ऐसा राजा आ गया जो नहीं चाहता लड़ाई करना, फिर भी वो फौज लेके खड़ा है कि यार कभी भी ऐसा कुछ हुआ हम बता देंगे। और इस तरीके की बड़ी घटना कब हुई? 1999 में, जब कोसोवो में यूगोस्लाविया ने अल्बानिया के लोगों को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की, और फिर क्या हुआ, नाटो वहाँ पे उतर गया, नाटो की सेना वहाँ पे आई। तो नाटो खुद नहीं आता, नाटो बेसिकली अमेरिका सबसे बड़ा देश है उसके अंदर, और अमेरिका की बात मान के आता है। ठीक है, तो विभिन्न विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल-कायदा को इस बमबारी का जिम्मेदार ठहराया। बमबारी कहाँ पे हुई? बेसिकली हमारे इस पर्टिकुलर देश में, ये जो हम यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है, अमेरिकी दूतावासों के अंदर। और उससे क्या होता है कि फिर जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं क्लिंटन, वो ऑपरेशन इन्फानाइट रीच का आदेश देते हैं, और इस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर, सूडान के अंदर मिसाइलों से अल-कायदा के ठिकानों पर हमले किए जाते हैं। और इन हमलों के लिए फिर अमेरिका किसी की अनुमति नहीं लेता है, संयुक्त राष्ट्र की भी अनुमति नहीं लेता, सीधा हमला कर देता है, जस्ट बिकॉज ही नोस कि अब कोई दूसरी शक्ति बची ही नहीं है, भैया हम हमारा क्या ही बिगाड़ रहोगे तुम। ठीक है, अमेरिका पे ये आरोप लगता है कि उसने कुछ नागरिकों के ऊपर भी निशाना साध लिया है, और जिनका आतंकवाद से कोई लेना नहीं था। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है जब आप सबसे ताकतवर हो तो। हम सीधा स्कूल की एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप स्कूल के अंदर हो, 4 दोस्त हैं, सबसे मोटा तगड़ा जो आदमी है वो आपको एक थप्पड़ मार देता है, और तो कौन ही बोलेगा, लाइक, है ना, आप खुद ही उस बोलने की स्थिति में नहीं हो तो कौन ही आपका साथ देगा। यही हो रहा है यहाँ पर। और फिर क्या होता है कि 11 सितंबर 2001 के दिन अरब देशों से 19 अपहरणकर्ता जो है वो 4 विमानों को जो है वो कब्जा लेते हैं, बेसिकली हाईजैक कर लेते हैं। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराते हैं, और तीसरा विमान जो है पेंटागन से टकराता है। चौथा विमान जो है अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वो पेंसिल्वेनिया में जाके एक खेत में गिर गया। ठीक है, तो ये होता है, और इसी हमले को कहा जाता है 9/11 का हमला, क्योंकि हम वो लोग उल्टा लिखते हैं, है ना, वो लोग महीना बाद में लिखते, सॉरी साल बाद में लिखते हैं और महीना पहले लिखते हैं। तो ये होता है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि लाइक
इस हमले में लगभग 3000 जो है व्यक्ति वो मारे जाते हैं। अमेरिकी 3000 व्यक्ति मारे गए और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा हमला था, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग अमेरिका के इस टाइम तक मारे जा चुके थे। सो 9/11 के जवाब में अमेरिका तुरंत कार्रवाई करता है और भयंकर कार्रवाई करता है। वो क्या करता है कि क्लिंटन की जगह, और उस तक क्लिंटन जो है राष्ट्रपति नहीं थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे, और ये पूर्ववर्ती राष्ट्रपति H.W. बुश के पुत्र थे और उतने ही ज़्यादा वो कठोर भी थे। उन्होंने क्या किया कि अमेरिका के हितों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंत के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। अब इस ऑपरेशन में अमेरिका क्या कर रहा है कि अमेरिका अलग अलग देशों को मुक्त कराने का पूरा ट्राई कर रहा है। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां करी। गिरफ्तार लोगों को के बारे में उनकी सरकार तक को जानकारी नहीं दी गई। मतलब मान लीजिए अमेरिका भारत से कोई गिरफ्तारी करता है, भारत सरकार को भी नहीं बताएगा और ऐसी जगह पर रखेगा जहां ना उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून मिलेंगे ना भारत के कानून मिलेंगे। यही लिखा हुआ है। लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना गुआंतानामो बे में है। कुछ बंदियों को वहां पर रखा गया और इस जगह पर रखे गए बंदियों को ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त है, ना ही अपने देश के अमेरिका के कानूनों की। मतलब समझिए कि आपने हम पे हमला किया, हम आपको उठाएंगे और ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पे आपको ना अपने देश की सुरक्षा प्राप्त हो ना हमारे देश की। मतलब आपको कोई कानून नहीं मिलेंगे, भैया हम जैसे चाहेंगे वैसे हम आपके साथ बर्ताव करेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है, इराकी फ्रीडम के नाम से इराक पे हमला किया जाता है 2003 में 19 मार्च को। और इसमें भी लाइक 40 से ज़्यादा देश शामिल होते हैं, जस्ट बिकॉज की उनके सबके हित हैं इसके ऊपर। संयुक्त राष्ट्र ने इराक पे इस हमले की अनुमति नहीं दी थी। दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संहार के हथियार वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने से रोकने के लिए इराक पे हमला किया गया है। लेकिन जब इराक पे हमला किया गया, इराक को हराया गया, चीज़ें हुई, तो उस टाइम पे कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला कि सही में सामूहिक वेपन्स के हथियार ही इराक बना रहा होता तो भैया अमेरिका से क्यों ही हारता। और इसमें अमेरिका का क्या मतलब था, अमेरिका चाहता था कि सद्दाम हुसैन ना रहे वहाँ का राष्ट्रपति, कोई ऐसा बंदा बना दे जिससे वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके और अमेरिका में फिर अपनी अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम कर ले, अपने हिसाब से तेल खरीदे, चीज़ें करे। सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद रोज में चली गई, लेकिन इराक को शांत नहीं कर पाया अमेरिका। अब ये क्या है, ये है अमेरिकी शक्ति की असफलता, या आप कह सकते हैं अमेरिकी शक्ति का लिमिटेशन, कि वो मार तो सकता है बट आप शांत नहीं कर सकते इस चीज़ को। हो रहा है वो होता रहेगा। अमेरिका के 3000 सैनिक युद्ध में मारे गए और 50,000 से ज़्यादा टोटल नागरिक मारे गए। ठीक है, तो एक बड़ी संख्या में अमेरिकी भी मारे गए इस चक्कर में, और बाकी लोग तो फिर मारे ही जाने थे कि उनके ऊपर हमला हुआ था। शीत युद्ध के समय क्या था कि अमेरिका और सोवियत संघ इन दो अलग अलग शक्तियों के केंद्र के अगुआ थे, और सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति बचा था, और इसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर ताकत के एक ही केंद्र हो तो इसे वर्चस्व शब्द के इस्तेमाल से वर्णित करते हैं। ठीक है, अब वर्चस्व क्या होता है? वर्चस्व समझिए आपके गांव के मुखिया या किसी भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं सिंपली, कि जिस आदमी की चलती है उसका वर्चस्व होता है। आप सीधा इसका मैटर ये समझिए। तो बेसिकली अमेरिका क्या है, सांस्कृतिक रूप से उसका बढ़त है, आर्थिक शक्ति है, ठीक है, राजनीतिक रुतबा है, हर जगह हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है, कहीं भी किसी भी देश को झुका सकता है, उस पर हमला कर सकता है, चीज़ें कर सकता है। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि अमेरिका का वर्चस्व चल रहा है ना। और शीत युद्ध के समय दो अलग अलग गुटों में शामिल देशों के बीच ताकत का बंटवारा था, लेकिन अब अमेरिका ही बचा है ना। वर्चस्व अब हम अलग अलग अर्थ में देखेंगे तो सैन्य शक्ति में हमने वही देखा कि इराक को उसने बिना किसी मतलब के मार पीट के गिरा दिया और चीज़ें करी। ठीक है, तो ये है सैनिक वर्चस्व। सिंपल भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं तो एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा सा इसको लिखेंगे, थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे और लिख देंगे कि लाइक 2-3 और एग्जाम्पल देखें। ठीक है, अब इस शक्ति का केंद्र क्या है? शक्ति का मेन जो रीढ़ है वो उसकी बढ़ी चिढ़ी सैन्य शक्ति है। आज के टाइम में अमेरिका अपने आप में एक अनूठी शक्ति है और बाकी देशों की तुलना में बेजोर है ना। मतलब ये है कि यार अमेरिका के नीचे का ना कुल 12 ताकतवर देश मिलके अमेरिका का बराबरी नहीं कर सकते। अब 12 ताकतवर देश कौन है? रूस है, इसमें चाइना है, इसमें इंडिया है,
इसमें जर्मनी है, फ्रांस है, सारे ही लगभग सारे ही देश हैं, और सब मिलके भी अमेरिका की बराबरी तक नहीं कर पा रहे हैं, दूर तो बात की बात है। और ये सब मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं, उससे ज़्यादा अमेरिका अकेला अपनी सेना के ऊपर खर्च करता है, और तब भी वो आगे है। सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये मैनेजमेंट का उदाहरण है बेसिकली। इसमें कोई शक नहीं कि इराक पर अमेरिकी हमले से अमेरिका की कुछ कमजोरियां उजागर हुई है, क्योंकि वो वहाँ की जनता को कंट्रोल नहीं कर पाया, और अमेरिका इराक की जनता को नेतृत्व वाली गठबंधन सेना का आगे झुका पाने में असफल हुआ। ठीक है, और यही सीमाएं हैं। लेकिन एक चीज समझिए कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें ना, तो साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल का प्रयोग महज 4 लक्ष्यों के लिए किया है। एक तो जीतने, अपराध करने, दंड देने और कानून व्यवस्था बहाल रखने। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि इसके फायदे भी हैं। फायदे ये हैं कि एक सबसे बड़ी शक्ति आती है, वो कानून बना देती है, उस कानून का पालन वो खुद भी करेगी और बाकी जो कमजोर देश हैं वो भी करेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला एक ऐसा देश जरूरी होता है जो अपने मतलब की चीजों को बनाए और बरकरार रखे, है ना। उसके बाद क्या है, फिर दूसरे प्रतियोगी देश जो हैं इस वैश्विक व्यवस्था अर्थव्यवस्था में खुलेपन का फायदा उठाते हैं, जबकि उन्हें खुलेपन को कायम करने के लिए कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता। मतलब वो कुछ नहीं करेंगे, भैया सब कुछ कर रहा है शक्ति, और हम बस अब उसका फायदा उठाएंगे। दूसरा जो है वो सार्वजनिक वस्तुओं से आशय है ना। तो अब बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग हर व्यक्ति करे। अब एक बहुत महाशक्ति है, उसने एक मान लीजिए एक रोड बनाया, तो रोड को फिर सभी इस्तेमाल करेंगे ना। तो ये है। तीसरा फिर सी लेन, ये हम सी लेन के उदाहरण ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक व्यापार रूट बनाया, वो अमेरिका ने बनाया या भारत ने बनाया, आपसे व्यापार तो लेकिन इंडिया भी कर रहा है, उससे अमेरिका भी कर रहा है, चीज़ें कर रहा है ना। तो ये है। और दबदबे वाला देश अपनी नौसेना के ताकत से समुद्री मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में आवाजाही को सुनिश्चित करता है। ठीक है। अब क्या होता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नौसेना का दबाव तो घट गया था, और यही भूमिका अमेरिकी नौसेना निभाती है, जिसकी उपस्थिति दुनिया के लगभग सभी महासागरों में है। यहाँ रूल उनके चलते हैं। वैश्विक सार्वजनिक वस्तु यानी कि इंटरनेट इसका एक और उदाहरण है। हालांकि आज इंटरनेट के कारण पूरा दुनिया जुड़ गया है, लेकिन ये इंटरनेट भी जो है वो अमेरिकी अनुसंधान का ही परिणाम है। सो बेसिकली अनुसंधान किसने किया? अमेरिका ने, और आज यूज कौन कर रहा है? हर कोई। तो वैश्विक व्यवस्था के अंदर ऐसे लोग भी, ऐसे देश भी जरूरी होते हैं जो अपने हिसाब से चीजों को करते हैं, है ना। विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की कुल हिस्सेदारी 21% के आसपास है, और अगर यूरोपीय अंदरूनी व्यापार को भी हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं, तब भी अमेरिका की अकेले की हिस्सेदारी लगभग 14% की बचती है। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि इतने सारे देश होने के बाद भी 21% शेयर जो है वो अमेरिका के अकेले का है। और इसका एग्जाम्पल ये है कि एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ की अमेरिका की कंपनियों में से की कोई भी कंपनी अग्रणी 3 कंपनियों में से एक ना हो। ठीक है। तो मतलब आप चाहे सॉफ्टवेयर देख लें, IT देख लें, हार्डवेयर देख लें, कुछ भी, एनीथिंग, है ना, आपको अमेरिका की एक कंपनी टॉप 3 के अंदर मिल जाएगी। और अमेरिका द्वारा कायम यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। इस तरीके से हम विश्व के अंदर बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी वर्चस्व का ही परिणाम मान सकते हैं। ठीक है। तो अमेरिकी वर्चस्व है तो ये चीजें हैं, वही सीधी बात है, इनको अमेरिका ही मैनेज कर रहा है, ये बात तो हम सबको भी पता है। तो ये हो गया उसका आर्थिक क्षेत्र, ये आर्थिक हो गया। और हमने सैन्य तो देख ही लिया था, जहाँ पे उसके नीचे के 12 देश मिलकर भी अमेरिका की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। और सांस्कृतिक का क्या है? देखिए आज विश्व में अमेरिका का दबदबा हर तरीके से बढ़ा है। सांस्कृतिक की बात अगर हम माने तो ये है कि हम ये मानते हैं, और आपको भी पता है कि अमेरिका में जीवन अच्छा है ना। यह उसकी सांस्कृतिक सफलता है, और व्यक्तिगत सफलता की जो धारणा है पूरे विश्व में प्रचलित है। दुनिया में अधिकांश लोगों और समाजों के जो सपने हैं वो सब 20वीं सदी के अमेरिका में प्रचलित व्यवहार और बर्ताव से ही प्रतिबिंबित हैं। अमेरिका की संस्कृति बहुत लुभावनी है, और इसी कारण वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। समझिए इस बात को। अगर हाँ आप अमेरिका की बातों को अच्छा नहीं मानेंगे, अमेरिका की पहनावे को अच्छा नहीं मानेंगे, उसको ज्यादा विकसित नहीं मानेंगे, क्योंकि वही आपके लिए विकास की परिभाषा है ना। तो जो अमेरिका है वही विकास है, सबसे बड़ी बात ये समझिए। ये देखिए सोवियत संघ क्यों पीछे छूट गया? जस्ट बिकॉज कि सोवियत संघ की पूरी पीढ़ी के लिए नीला जींस पहनना एक बहुत अच्छी आकांक्षाएं थी उनकी, है ना। देखिए अब लिखा हुआ है कि सोवियत
संघ की एक पूरी पीढ़ी के लिए नीली जींस अच्छे जीवन की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई, और ये जीवन जो था ये सोवियत संघ उपलब्धि नहीं था। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को लगा कि सैन्य शक्ति के दायरे में सोवियत संघ को नहीं हराया जा सकता, तो उसने क्या किया कि सांस्कृतिक का प्रचार किया, उसने आर्थिक चीजें बढ़ाई, और इस तरीके से वो जीत भी गया। सही बात है। अब अमेरिका का एक सांस्कृतिक उत्पाद के दम पे सोवियत संघ में 2 पीढ़ियों के बीच दूरियां पैदा करने में कायम रहा। ठीक है, मतलब सोवियत संघ की एक पीढ़ी जींस पहनने के लिए मर रही है, तो सोचे कितनी बड़ी बात है। और अमेरिका की शक्ति में अवरोध क्या है, देख लिया कि अमेरिका ताकतवर कितना है। अब देखते हैं कि अवरोध क्या है। सबसे पहले तो जो इराक में हुआ उससे हम समझ सकते हैं कि उसकी भी लिमिट है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड हो, तो लिमिट तो उसकी भी है। अब पहला व्यवधान स्वयं अमेरिका की संस्थागत बनावट में है। यहाँ पे शासन के 3 अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है, और यही बनावट जो है वो कार्यपालिका यानी कि वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पे अंकुश लगाती है। मतलब आज जरूरी नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्रपति चाह ले तो किसी देश के ऊपर हमला कर दे, उसको पहले संसद से जो है कोऑर्डिनेशन बनाना ही पड़ेगा, और ये सबसे बड़ी अड़चन है अमेरिका की ताकत के अंदर। दूसरा, अमेरिकी समाज जो है ना वो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है। अमेरिका में जन संचार के साधन समय समय पर जनमत को खास दिशा में मोड़ते हैं, यानी मीडिया बहुत फ्री है, समझ रहे हैं। तो मीडिया फ्री है तो वो सरकार की आलोचना भी करता है, और इस कारण से ये चीज़ें पॉसिबल है। दूसरा और तीसरा आखिरी जो पॉइंट है हमारा, वो अमेरिकी ताकत की राह में मौजूद तीसरा व्यवधान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन है जो संभवतः अमेरिका ताकत पे लगाम कस सकता है, वो है नाटो। नाटो मतलब अमेरिका वाले ही देश, क्योंकि अमेरिका का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है इनसे, तो वो अमेरिका की शक्ति पे लगाम कस सकता है। अब सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने पाया कि लाइक उसका कोई दोस्त ही नहीं बचा, तो उसने धीरे धीरे अमेरिका से भी अपनी नज़दीकी बनाई, और रशिया के नज़दीक तो था ही। ठीक है, तो यही कारण था कि भारत अब अमेरिका समेत कई देशों के लिए आकर्षक आर्थिक सहयोगी बन गया है ना। और कैसे बना है ये हम इस पॉइंट से देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्षेत्र में हमारा निर्यात 65% अमेरिका को जाता है। बोइंग 35 की 35% कर्मचारी भारतीय हैं। 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। 15% कंपनी की शुरुआत अमेरिका से भारतीयों ने की है। ठीक है, और भारत और अमेरिका के हितों में हेलमेल लगातार बढ़ रहा है। भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है। विद्वान ऐसी रणनीति की तरफदारी करते हैं जहाँ पे जो भारत है वो अमेरिकी वर्चस्व का फायदा उठाए। ठीक है, तो ये चीजें हैं, और कुछ विद्वानों की राय ये भी है कि भारत अपनी अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाए, और कुछ ही सालों में गठबंधन ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और अमेरिकी वर्चस्व के सामने खड़ा हो जाएगा, जो कि अभी फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है। विकासशील देशों में इंडिया है, चाइना खुद ही भारत का विरोधी है, तो ये एक तरीके से उस हिसाब में नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आप इसको सोचें, अगर हो पाएगा तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, विल चेक कि क्या हो सकता है। दूसरा, वर्चस्व कैसे निपटें, तो 2-3 तरीके हैं वर्चस्व से निपटने के। या तो आप उनसे खुद को बहुत अलग कर लो, छुपा लो, या फिर आप उनके एकदम पिछलग्गू बन जाओ, है ना। तो भारत के लिए देखिए छुपाना भी पॉसिबल नहीं है। भारत खुद को नहीं छुपा सकता, इतनी बड़ी शक्ति है, लेकिन भारत पिछलग्गू भी नहीं बन सकता। और कोई भी देश अमेरिकी देश सैन्य शक्ति के जोर में मौजूद तो नहीं है, ये बात तो सबको पता है। ठीक है, तो आपको अपनी रक्षा भी खुद ही करनी पड़ेगी। वो सबसे ताकतवर है, फिर भी आप अपने आप को वैश्विक शक्ति के हवाले तो नहीं छोड़ सकते। तो ये है कि लाइक आपको उसके साथ भी रहना पड़ेगा, अवसरों का लाभ भी उठाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए आपको व्यापार करना पड़ेगा, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा। ठीक है, छोटे देशों के लिए तर्कसंगत और आकर्षक रणनीति हो सकती है कि आप उसके साथ चिपक जाएं, आप बड़े देशों के पिछलग्गू बन जाएं, और लेकिन भारतीय और चीन जैसे देशों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो यूरोपीय संघ जैसा विशाल जमावड़ा अपने आप को बहुत दिन तक अमेरिकी निगाह में बचाकर रखने में के लिए पॉसिबल ही नहीं है ना। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अमेरिकी शक्ति का प्रतिकार कोई देश या देशों का समूह अभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सब अमेरिकी ताकत के आगे बेबस है। ठीक है, तो आपको यही करना होगा कि आपको एक बीच की चीज़ें निकालनी पड़ेगी जहाँ पे आप सबके साथ रहें। तो ये जुमला है यहाँ पे बेसिकली कि आप विश्वग्राम में रहते हैं, इस विश्वग्राम में एक चौधरी है और हम सब उसके पड़ोसी। यदि
चौधरी का बर्ताव असहनीय भी हो जाए तब भी उससे लाइक विश्वग्राम से चले जाने का विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं है ना। तो रहना आपको यहीं पे है, तो करिए अपने अपनी पॉलिटिक्स और बचाइए खुद को। तो प्रतिरोध करिए, प्रतिरोध ही एकमात्र जो है वो विकल्प है। और इस तरीके से हम इस चैप्टर को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलेंगे हम अगले चैप्टर में जल्दी ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं जल्दी ही, बाय बाय।